हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरे संग की औरतें। और ये आपकी दूसरी बुक जो कि स्टोरी बुक है कृतिका, उससे लिया गया है। इसकी राइटर हैं मृदुला गर्ग। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, मैं रीडिंग करके फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इस चैप्टर में मृदुला गर्ग ने अपने परिवार के उन सदस्यों का वर्णन किया है जो फीमेल हैं और कहीं ना कहीं उनसे एक तरीके से उनके जीवन से वो प्रेरित हैं और उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। उनके चरित्र का वर्णन किया है, उनके ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया है जो उनसे जुड़े हुए थे। तो जो पहली औरत का जिसका वर्णन उन्होंने किया है, जो उनकी नानी थी, उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी माँ की शादी जब हुई थी उससे पहले ही उनकी नानी का देहांत हो गया था। इसलिए मृदुला गर्ग ने कभी भी नानी की कहानी नहीं सुन पाई। और न केवल मृदुला गर्ग बल्कि उनके किसी भी भाई बहन ने नानी की कोई कहानी नहीं सुनी। और यही वजह, लेखिका कहती हैं, शायद यही वजह है कि मैंने नानी से कोई कहानी नहीं सुनी, शायद इसीलिए हम 3 बहनें खुद कहानियाँ लिखने लगी। यानी कि ये 3 बहनें राइटर हो गई थीं, यानी कि लेखिका हो गई थीं। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उन्होंने नानी के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने नानी से कहानी तो नहीं सुनी थी, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। उनसे एक तरीके से उनका जो जीवन था उनसे वो प्रेरित भी हैं, क्योंकि जो उनकी नानी थी वो बहुत ही ज़्यादा परंपरा से जीने वाली, बहुत ही ज़्यादा पर्दानशी औरत थी, अनपढ़ भी थी, लेकिन उसके बाद भी अपनी निजी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि वो अनपढ़ थी। उनके जो पति थे, यानी कि लेखिका के नाना जो थे, उनकी शादी होते ही वो विलायत चले गए, यानी कि विदेश चले गए वकालत पढ़ने के लिए। वहाँ से आए जब वापस, तो उसके बाद में उनका जो जीवन था, उनका जो रहन सहन था, वो बिल्कुल विलायती हो गया। मतलब क्योंकि वो वहाँ पर रहे थे तो वो वैसा ही जीवन जीने लगे। पर नानी ने कभी भी उनके रहन सहन पर या उनके जीवन पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं किया और ना ही उन्होंने मतलब किसी तरह का अपने जीवन में बदलाव किया कि नाना अगर वैसा व्यवहार कर रहे हैं या वो नाना अगर विदेशी रहन सहन की तरीके से रह रहे हैं या उस परंपराओं का वो पालन कर रहे हैं तो वो भी करें। उन्होंने ना तो कोई अपनी इच्छा कभी अपने पति पर जाहिर की और ना ही कभी उन्होंने नाना को किसी तरीके से हस्तक्षेप किया उनकी लाइफ में कि वो कैसे जीवन जिए या क्या करें। सेकंड पैराग्राफ है कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर अपने दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। लेखिका बताती है कि उनकी नानी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई जब लेखिका की माँ की उम्र 15 वर्ष थी।
तो उनको ऐसा लगा कि वो अब बचेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनको ऐसा लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगी, शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेखिका की जो नानी थी वो बहुत पर्दानशी थी, यानी कि पर्दा प्रथा को फॉलो करने वाली थी। तो वो अपने पति से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी और उनसे भी वो पर्दे में ही रहती थी ज़्यादातर। तो लेखिका कहती हैं कि सारा पर्दे का लिहाज छोड़कर अचानक से उनको ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं बची तो क्या होगा, मेरी जो बेटी है उसकी शादी कहीं ऐसा ना हो जो मेरे पति एक विदेशी लड़के से कर दें, यानी कि ऐसे लड़के से कर दें जो विदेशी रहन सहन से जीवन जीता हो, वो परंपराएं फॉलो करता हो। इसलिए उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, एक तरीके से उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और तो थोड़ा सा काफ़ी अजीब सा लगा लेखिका के नाना को कि जो औरत खुद में मुझसे बात नहीं करती अच्छे से कभी भी, मतलब पर्दे में रहती है हमेशा, तो वो किसी दूसरे आदमी से क्या बात करना चाहती है, वो भी अपनी मौत के वक्त। लेकिन उन्होंने ये समझा कि अभी ये वक्त नहीं है सब सोचने विचारने का, न इससे पूछने जांचने का, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो वो तुरंत जाकर अपने दोस्त को लिवा लाए और अपनी पत्नी के आगे उनको पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी ज़िंदगी में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो इस तरीके से उनके जो नाना थे, जब उन्होंने सुना कि लेखिका की जो नानी हैं वो ये कह रही हैं उनके मित्र से कि मेरी लड़की की शादी के लिए आप लड़का देखेंगे और आप ही उसकी शादी करेंगे, तो काफ़ी मतलब हैरत हुई उनके नाना को। और उनसे ये भी कहती हैं कि मेरे पति तो साहब हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो साहबों की आज्ञाकारी करता हो, यानी कि अंग्रेज़ों की हिजी हजूरी करता हो। ऐसे लड़के से मेरी लड़की की शादी हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ही तरह एक आज़ादी का सिपाही ढूंढिए और मेरी लड़की की शादी उसके साथ करवा दीजिए। तो लेखिका मन में सोचती है कि कौन कह सकता था कि जो अपनी आज़ादी से बेखबर थी, यानी कि जो पर्दे में रहती थी, अनपढ़ औरत थी, उसके मन में देश के प्रति इतना जुनून होगा। फिर बाद में समझ में आता है लेखिका को कि शायद वो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आज़ादी के प्रति आज़ाद ख्याल की रही होंगी। यही वजह थी कि उन्होंने न तो नाना की ज़िंदगी में कोई दखल दिया और घरेलू परंपरा जीवन जीती ज़रूर रहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दूसरे की इच्छाओं का पालन न करना भी एक तरीके से दूसरों की उस तरह की ज़िंदगी ना जीना जिस तरीके से उन्हें नहीं पसंद, वो भी एक तरीके से आज़ादी ही थी। और ये नानी बखूबी करती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनखा खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत ये थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका कहती है कि मेरी जो माँ की शादी हुई
वो वैसे ही हो गए जैसे उनकी माँ चाहती थी। यानी कि एक ऐसे लड़के से जो पढ़ा लिखा तो हो लेकिन वो आज़ाद ख्याल रखने वाला हो, देश के प्रति आज़ादी का जुनून रखने वाला हो, एक क्रांतिकारी लड़का हो, उससे मेरी बेटी की शादी हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उनके मित्र ने उनकी आखिरी इच्छा समझकर उनकी बेटी की शादी ऐसे ही लड़के से कर दी। और वो लड़का भी आईसीएस के एग्ज़ाम में एक बार बैठने से रोक दिया गया था उसको, क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहा था जिसकी सज़ा उसे दी गई थी। और इसी वजह से उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। यानी कि पैसे से ये लोग काफ़ी गरीब थे। जबकि इनके जो पिता थे लेखिका की माँ के, यानी लेखिका के जो नाना थे, वो अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे, रोबीले व्यक्ति थे। रौब था उनका अपने आप में, विदेशी लोगों के बीच में बैठना उठना, और काफ़ी ऊंचे ख्याल जो उनके थे वही उनकी बेटी के भी थे, यानी मेरी माँ के भी थे। लेकिन क्योंकि लेखिका की माँ जो थी वो अपनी माँ की वजह से मजबूर थी, इसलिए उनकी शादी वहीं हुई जहाँ उनकी माँ चाहती थी। और जहाँ उनकी शादी हुई उनके घर में गांधी जी के सिद्धांतों को बहुत पालन किया जाता था। और यही वजह थी कि उन्हें खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी, क्योंकि वहाँ पर खादी की साड़ी पहनते थे सभी लोग, क्योंकि गांधी जी खुद खादी ही पहनते थे। इसीलिए उन्होंने उनको भी, मतलब उनके घर में सभी लोग खादी ही पहनते थे। तो इनकी माँ को जो खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी वो इतनी भारी लगती थी उन्हें, कि उन्हें ऐसा लगता था कि कई बार वो गिर ना जाएं, मतलब वो इतनी नाजुक थी। तो इसलिए बेचारी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, उन्हें बेइज्जती ना फील करनी पड़े, इसलिए वो रात में जाग जाग कर पहले तो उसका अभ्यास करती थी पहनने का, और फिर उसके बाद में दिन में उसको पहनती थी। लेकिन फिर भी अगर जब भी कभी उन्हें बहुत परेशानी होती थी तो उस साड़ी को हटा भी देती थी वो, और धोकर वो टांग देती थी। लेकिन कभी किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आपने ये साड़ी क्यों टांग दी, मतलब ये साड़ी आपने क्यों नहीं पहनी। आगे देखते हैं। क्यों नहीं की, कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात ये थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। इससे रोमांचक और क्या परिकथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह उनकी माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ की जो इच्छाएं हमेशा पूरी की जाती थी, या उनकी जो बात मानी जाती थी, या उनको फोर्स नहीं किया जाता था किसी काम को करने के लिए, उसकी दो वजह थी। पहला तो यही था कि जो उनके ससुराल वाले थे, हमारी माँ के ससुराल वाले थे, यानी हमारे पिता के घर वाले थे, वो सभी हमारे नाना से काफ़ी डरते से थे एक तरीके से, क्योंकि उनका रौब था। वो पढ़े लिखे थे बिल्कुल, अंग्रेज़ों के बीच में बैठने उठने, पढ़ाई लिखाई, रंग ढंग सब कुछ उनका अंग्रेज़ी ही था। और यही वजह थी कि सभी उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। और ये मेरे जो पिता थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते भले ही बहुत शोहरत हासिल कर ली हो उन्होंने, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था उनके पास, जेब उनकी बिल्कुल खाली थी। और यही वजह थी कि उनके ससुर का ही दबदबा था, यानी कि उनका रौब उनके ससुर का ही था। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही कहीं ना कहीं लेखिका की माँ की हमेशा बात मानी जाती थी और उन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जाता था। एक चीज़ और है, दूसरी वजह ये कि जो उनकी माँ थी वो कई सारे गुणों की खान थी, जैसे कि उनमें खूबसूरती बहुत थी, नज़ाकत थी, और दूसरी बात उनमें ईमानदारी बहुत थी, निष्पक्ष थी, वो सभी के प्रति पक्षपात नहीं करती थी किसी भी के लिए, अपने काम से काम रखती थी, एक परी से कम नहीं मालूम होती थी वो।
तो ये वजह भी थी, कहीं ना कहीं उनके गुण भी थे जिनकी वजह से लोग उन्हें नाजुक इतनी थी कि इसकी वजह से कोई भी घर वाले उनसे ठोस काम नहीं करवाते थे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि अगर ये ठोस काम करवाया जाएगा तो एक तो इनके पिता साहब हैं तो उनको बुरा लग सकता है, और दूसरी बात ये शायद काम कर नहीं पाएंगी। हाँ, पर ये ज़रूर था कि जो लेखिका की नानी थी, लेखिका की जो माँ थी, उनकी राय ज़रूर मांगी जाती थी। यानी कि हर एक काम में उनकी एडवाइस ली जाती थी, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। यहाँ लिखा हुआ है हर ठोस और हवाई। ठोस का मतलब होता है कोई बड़ा फैसला, और हवाई का मतलब छोटे मोटे फैसले। तो कोई भी काम हो घर में, कोई ठोस काम हो या कोई हल्का काम हो, इन सब के लिए लेखिका की माँ की राय ली जाती थी और उसको उसी तरीके से माना जाता था, जैसे पत्थर की लकीर की तरह ही उसको फॉलो करते थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।